सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ मेंसुरेशन की, राइट? कि मेंसुरेशन के एप्लीकेशन कैसे कैसे क्वेश्चंस फिजिक्स में बनते हैं। तो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताने की कोशिश की, कहाँ कहाँ पे मेंसुरेशन का यूज हो सकता है एंड वेयर यू कैन फाइंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। so that would help you, that would give you a clear cut idea कि मेंसुरेशन एक important चैप्टर है, तो हमें इसके बेसिक्स इंटैक्ट रखने हैं। ठीक है, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है कि सम शेप इज ड्रॉन इनटू वायर। जनरली ऐसे चैप्टर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे, गैसेस स्टेट में आएंगे, जहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालने की दरकार होगी गैस की। और कल मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट? ये कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, आज मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ताकि आपको समझ में आए। ऐसे चीजें फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं। आप सबने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एवरेज, राइट? यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। तो आप एक देखोगे कि आई एम जस्ट फॉलोइंग अ सीक्वेंस ऑफ थॉट प्रोसेसेस, एक फ्लो, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, एक एक सेक्शन यूज कर रहा हूं, और वहां पे फिजिक्स कहाँ कहाँ लग सकता है, मैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट वुड हेल्प यू टू solidify your understanding of basic maths and how they are going to be used in physics, right? तो इसको इस तरीके से इन सेशंस को यूटिलाइज करेंगे बाद में आप, कि एप्लीकेशंस कैसे इन टॉपिक्स का आता है। देखिए, एवरेज आप सबने पढ़ा हुआ है, एवरेज का मतलब आप सबको मैथमेटिकली समझ में आता है, बट ग्राफिकली कैसे होता है एवरेज, कैसे हम दिखाते हैं? सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड यू वुड गेट अ फील ऑफ इट, राइट? समझें इस चीज को। Suppose if I say I've given you a graph of VT, velocity time ग्राफ मैंने आपको दी है। मान लीजिए ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। And suppose if I say that you know इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, मैं सारा डेटा आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा वो ये हो गया, बट इट्स फाइन। ये एक मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपको सबको समझ में आता है, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डेफिनेटली देखा है। ठीक है, सपोज इफ आई से दैट इसकी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, और ये जो टाइम है, ये टाइम है सपोज 0 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम इस वेलोसिटी को देख रहे हैं, फील करें, हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है भाई। जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मान लो मैं ये भी दे देता हूँ आपको, ये जो वेलोसिटी अचीव हुई है, रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये जो वेलोसिटी अचीव हुई है 10 मीटर पर सेकंड की, लेट अस से इट इज अचीव्ड एट सम 6 सेकंड्स। ये 0 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 10 सेकंड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। सो इफ समबडी वांट्स यू टू फाइंड, देखो कैसे एप्लीकेशन स्किल होता है। इफ समवन वांट्स यू टू फाइंड कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड पर से, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालना पसंद करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? अगर मैं आपसे पूछूं 4 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालना पसंद करोगे इसका आंसर? What is its velocity at t equal to 4 seconds? कैसे निकालना पसंद करोगे इसका आंसर? जल्दी बताओ, क्विकली, फास्ट। क्या क्या मेथड्स आप जानते हो? मैथ्स के कौन से टूल? देखो, फिजिक्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या मैथ्स का कौन सा टूल यूज करके इसका आंसर देना पसंद करोगे तुम? क्या क्या यूज कर सकते हो? मैंने एकदम टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है, बताओ। फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं सपोज पूछा 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, कैसे निकालोगे इसे? हाउ वुड यू फाइंड इट आउट? एनीवन? प्लीज रेस्पॉन्ड गाइस, कम ऑन।
यूनिटरी मेथड स्लोप, ओके बताओ कितना आ रहा? आगे देखो, इसे करने के तरीके क्या हैं? इसे करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप इक्वेशन ऑफ द लाइन बना सकते हो, आप सिमिलरिटी यूज कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। सब मेथड देखो, फील करो, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन सीखना है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो क्या हम ये छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री मेथड के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क है और बेस है 4, और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, फील करेंगे आप, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, फील करें, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, द बिगर ट्राइंगल, हैव अ लुक, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, द बिगर ट्राइंगल, सब लोग देखेंगे, ये बिगर ट्राइंगल की जो बात हो रही है, तो ये बिगर ट्राइंगल में tan थीटा करूंगा तो क्या आएगा? एंगल तो थीटा ही है, तो ये बिगर ट्राइंगल में इन द स्मॉलर ट्राइंगल, लेट मी नेम इट, डोंट यू थिंक वी शुड नेम इट? यस। सो सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी सपोज। तो मैं ट्राइंगल ओ ए बी में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है, व्हाट इज एबी? एबी इज दिस ओनली फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स, क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड इट आउट, अपॉन 4। और अगर मैं ट्राइंगल ओडीसी देखूं, ट्राइंगल ओडीसी में अगर मैं tan थीटा करूं, which will be equal to perpendicular base again, which is CD। अब ये CD कितना है? क्या CD है 10? मैं अभी सिर्फ यूनिट्स लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी नंबर लिख रहा हूँ, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इस यूनिट का एक अपना मतलब होगा, आपको वो बताया जाएगा, ठीक है, घबराए नहीं। तो ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 6। tan theta is perpendicular by base, perpendicular is how much? 10 and base is how much? 6। so we are getting this good। तो आप फील करें इस चीज को, फील करें। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में tan थीटा सेम है, सो कैन आई से क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 40/6। तो ये जो वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की, ये आ जाएगी कितनी? 40/6 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 40/6 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? किसी ने बोला था यूनिटरी मेथड, वो जिसने भी बोला था यूनिटरी मेथड, वो देखें कि यूनिटरी मेथड से भी सेम आंसर आता है। आप बोलोगे 10 सेकंड में, सॉरी 6 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव होती है, 1 सेकंड में 10/6 होती है, और 4 सेकंड में 10/6 इंटू 4 होगी। इससे भी वही आंसर आया यूनिटरी मेथड से। लेकिन जिन लोगों ने यूनिटरी मेथड बोला है, सुने ध्यान से, उनका आंसर सही है, बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई यू गॉट दिस आंसर फ्रॉम यूनिटरी मेथड? ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आया ये सबको समझ में आया है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको थिंक कराना है इन सेशंस पे। ट्रिग्नोमेट्री से आपको आंसर आया, आपको समझ में आया, यूनिटरी मेथड से क्यों आंसर आया, इसके पीछे का रीजन समझ लो, तभी आप गलती कभी नहीं करोगे। यूनिटरी मेथड से इसलिए आंसर आया बिकॉज ये जो वेरिएशन है ना, ओ से लेके सी तक का वेलोसिटी का, ये लीनियर वेरिएशन है, और यूनिटरी मेथड हमेशा हम लीनियर रिलेशनशिप में लगा सकते हैं। ये एक नई चीज बताई मैंने, बहुत महत्वपूर्ण। ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक रियलाइज किया है या नहीं किया है मुझे पता नहीं, बट अभी आपको ये चीज एकदम गांठ बांध के रखनी है। यूनिटरी मेथड से मेरा आंसर आएगा, लेकिन यूनिटरी मेथड से मेरा आंसर तभी आएगा, सुने ध्यान से, यूनिटरी मेथड से मेरा आंसर तभी आएगा जब रिलेशनशिप कैसा हो, जब रिलेशनशिप कैसा हो, जब रिलेशनशिप या ग्राफ कैसा हो, लीनियर हो। क्योंकि जब रिलेशनशिप बिटवीन v एंड t लीनियर होगा, तभी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जब लीनियर रिलेशनशिप होगा ग्राफ v और t के बीच में, तभी तो ग्राफ तभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यस और नो? याद करो, इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको सिखाया था। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है क्या? और अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो और उसकी डिग्री अगर 2 हो, लीनियर नहीं हो सॉरी, एक वेरिएबल का इक्वेशन हो और उसकी डिग्री अगर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक कर्व होता था, याद है?
ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही थी? मैंने क्वाड्रेटिक कर्व आपको बना के भी दिखाया था। और अगर उसकी डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक कर्व होती थी। वो क्यूबिक कर्व कैसे बनेगी वो आपको समझ में आती है। तो यूनिटरी मेथड किसी ने बोला है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को आप सोचें और इसके बारे में थोड़ा सा कोजिटेट करें इनके इस पॉइंट्स के ऊपर। इस जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड आप तभी अप्लाई कर सकोगे जब रिलेशनशिप लीनियर हो। तो समझें इस बात को कि अगर अगर ये रिलेशनशिप क्या लीनियर है O2C? हाँ सर लीनियर है, लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर रिलेशनशिप है तो यूनिटरी मेथड भी मुझे आंसर देता है। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद और क्या मेथड है? इसके बाद और है ज्योमेट्री, हमारा प्यारा दोस्त। ज्योमेट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सिमिलैरिटी, ऑलवेज कमिंग फॉर हेल्प। सिमिलैरिटी लगाएंगे तो क्या होगा बोलो? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल, सो दिस इज द थर्ड एंगल विच इज इक्वल। तो क्या एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ सर सिमिलर है। तो क्या करेंगे? AB जो मुझे निकालना है अपॉन CD जिसकी वैल्यू 10 है शुड बी इक्वल टू OB विच इज 4 अपॉन OD विच इज 6। देखो फिर से आंसर आ गया, AB इज इक्वल टू 40 अपॉन 6। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो फिर से आपको आंसर मिल गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री, यूनिटरी मेथड, ज्योमेट्री सब लगा के आंसर ला पा रहे हो। एक और तरीका है विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिख लो, कौन सा? OC। क्या आपको दिख रहा है ये OC इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तो y और x में होता है। ये भी y और x में होगा, लेकिन समझें कि y में v है और x में t है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है क्या ये v और t के बीच में होगा? यार रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। एक सेकेंड, तुमने, मैं फिर से बता रहा हूं, तुमने जो किया है वही तुम्हें यूज करना है, बार बार लगातार। तुम अगर चीजों को समझोगे तब तुम यूज कर पाओगे तुमने जो भी पढ़ा है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज, इट विल नॉट कम टू योर हेल्प एनी विच वेज। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि y एक्सिस में v है और x एक्सिस में t है? अब तक आपने जितने भी इक्वेशंस बनाए थे, सुनना ध्यान से, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अब तक आपने मैथ्स में जितने भी इक्वेशंस बनाए थे वो y और x में बनाए थे, यस और नो? y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 5, y इक्वल टू समथिंग समथिंग, यस और नो? यही तो आपने किया था, यस और नो? यस सर, बात तो सही है। पर अभी सर ने बोल दिया एक बड़ी बात। सर ने बोला कि y की जगह पे आ गई v और x की जगह पे आ गई t। तो अगर मुझे ये रिलेशनशिप लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है, तो मुझे y और x के बीच में रिलेशनशिप लिखनी पड़ेगी। बट मुझे वो मैथ्स में लिखनी पड़ती, बट मुझे यहाँ पे फिजिक्स में v और t आ रहा है, तो मुझे v और t के बीच में रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। एनीवन, बिकॉज आप सबने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, anyone can tell me what is the equation of this line OC? What is the equation of this line OC? जब इक्वेशन लिखें तो ये सब्स्टिट्यूट कर लें, y की जगह पे v और x की जगह पे t। What is the equation of the line OC? Anyone? ये किस फॉर्मेट का इक्वेशन होगा? यार रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। क्या मैं एकदम बकवास पढ़ा रहा हूँ क्या? क्या आपको समझ में आ रही है चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फील आनी चाहिए आपको। हाँ लीनियर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओसी क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन बोलो, बोलो इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इतने सारे इक्वेशन पढ़े हैं आपने, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कितने फॉर्म पढ़े हैं आपने? बोलो। 6y minus 10x equal to 54. Come on, do not give me those answers. It is passing through origin. 6y minus 10x equal to 54 कैसे होगा? बस डांट खाओगे तुम लोग मेरे से, बोर्ड दिए नहीं हो तुम लोग, डांट खाओगे मेरे से तुम लोग। इसका इक्वेशन निकालो। अरे ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन से इक्वेशन क्रॉस करेगा तो y इक्वल टू mx प्लस c होगा। ओरिजिन से क्रॉस कर रहा भाई ये। ओ अच्छा बेटा, गड़बड़ यहाँ है, कोऑर्डिनेट ही रह गया है सर रिवीजन में, बाकी सब हो गया, सिर्फ कोऑर्डिनेट ही बाकी है सर। आपने पूछ लिया, अदरवाइज ये भी हम कर लेते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ओसी? वाह वेरी गुड। सबसे पहले y इक्वल टू mx, क्या सबसे पहले आप समझ रहे ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा y इक्वल टू mx बेटा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है बेटा। mx प्लस c कैसे आएगा?
ये y इक्वल टू mx फॉर्मेट में आएगा, लेकिन समझने वाली बात ये है कि y की जगह पे सर ने बोला v है और x की जगह पे t है। अब m बता दो, m क्या है? स्लोप। स्लोप निकालने के तरीके मैं अभी कोऑर्डिनेट में बताऊंगा, चिंता मत करो। स्लोप निकालने के तरीके, स्लोप निकालने के फिलहाल हमारे पास दो तरीके, इधर tan थीटा, where थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो y2 minus y1 by x2 minus x1। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पक्का पता है। इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? x कोऑर्डिनेट कितना है? 6, y कोऑर्डिनेट कितना है? 10 है कि नहीं बोलो? है कि नहीं बोलो? y equal to mx plus c अभी भी लोग बोल रहे हैं यार। I don't understand why they are saying so, whatever they are saying. Either you have forgotten everything or you are just टाइम पास कर रहे हो तुम। स्लोप बोलो, स्लोप हो जाएगा y2 minus y1 that is 10 minus 0 अपॉन x2 minus x1 that is 6 minus 0। अभी मैं फिलहाल कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बहुत बड़ी बात आज बताऊंगा। तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो इक्वेशन आ जाएगा v is equal to 5/3t। सही है क्या? v equal to 5/3t। This is what we are getting. Everyone? Yes sir. तो v is equal to 5/3t। We got it. Very good. अब सोच, तेरे को कितने टाइम पे निकालने के लिए बोला गया है वेलोसिटी? 4 सेकेंड। जस्ट यहाँ पे t पे 4 डाल दे, बस हो गया आंसर। तो v की वैल्यू आई 5/3 into 4 which is 20/3। ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये जो है ये फोर्थ मेथड है। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा यूनिटरी, तीसरा सिमिलरिटी, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। क्या आपको फील आ रही है? सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। क्या क्लैरिटी है? ये क्लैरिटी है? ये क्या आपको समझ में आई? मैंने एक चीज पूछा आपसे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक वेरिएबल ग्राफ है, और उस वेरिएबल ग्राफ में मैंने आपसे पहला चीज पूछा कि किसी भी टाइम पे अगर आपको पूछ लिया जाए वेलोसिटी क्या है, क्या आप बता सकते हो? आपने बोला बिल्कुल बता सकते हैं, और आपने बता भी दिया। क्या क्लैरिटी है सबको? एवरीवन? अब सुने मैं क्या बोलने वाला हूं। मुझे तो आपको एवरेज सिखाना था, ये तो मैंने बीच में आपसे सिर्फ चीजें पूछ ली ताकि आइडिया हो जाए कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है, चिंता मत करो, ये सब में गलतियां मत करो बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सब चीजों को ना ऐसे ऐसे साइलोज में मत देखो। साइलोज मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, इसका कोई ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, यूनिटरी मेथड, ज्योमेट्री, सिमिलर और कोऑर्डिनेट, मैंने सबको लिंक कर दिया तुम्हारे लिए। देखो, फील करो, सबसे सेम आंसर आ रहा है। तो सोचो कि एक चीज को मैं किस किस तरीके से देख सकता हूँ। ये सब मैथमेटिकल टूलकिट के जो टूल्स है, ये सब मेरे पास हथियार है। किस सिचुएशन में कौन सा हथियार यूज करूंगा ये मेरे को आना चाहिए। खट 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 खट। आपने अगर फील किया होगा, आपने कराटे किड मूवी देखी है? कराटे किड मैंने बीच में शायद पूछा भी था, बहुत ही गंदा रेस्पॉन्स आया था तो मैंने छोड़ दिया था। कराटे किड मूवी किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा है कराटे किड मूवी? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड सी दैट मूवी वंस योर एग्जाम्स आर ओवर। उसमें याद करो, जब वो बच्चा जाता है इसके पास, किसके पास जाता है? जैकी चैन के पास सीखने के लिए। तो पहले वो क्या कराता है उससे? पहले उससे बोलता है तुम ये कार को घिसो, ये प्लेट साफ करो, एंड ही वाज गेटिंग बोर्ड। क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं तुम मार्शल आर्ट सिखा रहे हो? लेकिन डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई की जैकी चैन डिड दैट? यस, वो जैकेट को ऐसा करके रखो। वेरी गुड। क्या क्या आप ये रियलाइज कर पाए उस मूवी से कि ऐसा क्यों किया था जैकी चैन ने? क्योंकि ये सबसे वो उसके हाथ में स्ट्रेंथ लाना चाहता था, उसके मतलब मूवमेंट्स में एक यूनिकनेस लाना चाहता था, एक स्पीड लाना चाहता था, एक एजिलिटी लाना चाहता था। क्योंकि इसके बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्शल आर्ट्स का। यस, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मास्टरिंग द फिजिक्स। आप ऐसे मत सोचो कि सर किनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, सर ये नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई, इतना उछलो मत। किनेमेटिक्स में घुस जाओगे ना, वहां से भागने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। कहां से कैसे भाग जाऊं यहां से। तो अगर किनेमेटिक्स को एंजॉय करना है, पूरे फिजिक्स के प्रोसेस को एंजॉय करना है, तो ये सब तुम्हें 100% आना चाहिए। 100%। ये आया मतलब तुम सेफ हो फिजिक्स में, क्योंकि तुम सोचना शुरू कर सकते हो तब। अदरवाइज सोच ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज के बारे में। सुनिए ध्यान से। एवरेज हम हमें डिस्कस करना था, एवरेज के बारे में। अब मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए फिर से ये ग्राफ बनाता हूं ताकि तुम्हें फील आए।
वही ग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया उसको फील करो, फील करो इस चीज को, ठीक है। देखो ये इस टाइप से गया, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं ये। आई विल ट्राई दैट इट रिजेंबल्स, let me see how much I can do that. Okay, more or less I have, you know, उसको प्रीवियस ग्राफ के साथ जैसा बना दिया है ना, फील करना। अच्छा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम 0 है, ये टाइम 6 सेकेंड है, और ये टाइम 10 सेकेंड है। फील करना, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या डिसाइड करना है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, पहले बढ़ रही है 6 सेकंड तक कंटिन्यूसली बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब आप समझें इस चीज को, वेलोसिटी वेरिएबल है, अलग अलग वेलोसिटीज है, अलग अलग टाइम पे। अच्छा, ठीक, समझ में आया सर। अब देखना, फील कर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मुझे एवरेज वेलोसिटी बता रहे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम सोचो, ये रिक्वायरमेंट है, मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी मींस वी आर इंटरेस्टेड, सुनेंगे ध्यान से, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझना इस बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ एवरेज, सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड फाइंडिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी जो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगी। ये पूरी जर्नी कितने देर में खत्म हो जा रही है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो एक ग्राफ को रीड करने से क्या समझ में आ रहा है, कितने देर में ये जर्नी खत्म हो जा रही है, कितने देर में, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, बोलो बोलो बोलो, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बोलो, सबको पता है 10 सेकंड्स, क्या सबको समझ आ रही है? हाँ सर, 10 सेकंड में ये जर्नी खत्म हो गई। ओके, वेरी गुड। अब मुझे दिख रहा है कि 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी, इस पूरे 10 सेकंड के ड्यूरेशन में मेरी एक्चुअल, अगर मैं वेलोसिटी देखूं एक्चुअल कर्व के हिसाब से, तो मेरी वेलोसिटी अलग अलग है, पर मुझे चाहिए एक एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे लाऊं? सुनना ध्यान से, इस एवरेज वेलोसिटी को लाने के लिए मुझे करना क्या है, सुनना, मुझे एक ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, सुनना, मुझे एक ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए जिससे अगर मैं ट्रैवल करूं सेम ड्यूरेशन तक, तो एरिया अंडर दिस वेलोसिटी एवरेज वाला ग्राफ शुड बी इक्वल टू, सुनना ध्यान से, अगर पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता हो तो अभी सीखो, which should be equal to area under this original red color वाला ग्राफ। समझ में आया? This is what is the concept of average, और ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है। वेरी गुड, सुने ध्यान से, फिर से सुनना। जब मैं आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलूं ना किसी भी क्वांटिटी का, इसमें तो वेलोसिटी टाइम है, किसी भी क्वांटिटी का, और उस क्वांटिटी का ग्राफ आपके पास है, तो जब भी मैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो मैं उस वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा हूं जो कांस्टेंट है ओवर द एंटायर वेरिएबल जो एक्स एक्सिस में डिफाइंड है, और जो एवरेज का वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू ओवर दिस एंटायर वेरिएबल, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, ये एरिया वही होना चाहिए जो एक्चुअल कर्व का एरिया है विथ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फील करें इस बात को, आपको समय के साथ इसकी समझ और होगी, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, सुनो ध्यान से, तुमको समझ में आएगी बात कि तुमने इससे पहले किया होगा, एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, तो तुमको ये चीज सबसे पहले, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करना है। कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ की अगर मुझसे एवरेज पूछी जा रही है तो दे आर आस्किंग मी सम कांस्टेंट वैल्यू जो कि उस ग्राफ के पूरे ड्यूरेशन के लिए उस कांस्टेंट वैल्यू से हम मूव करेंगे, such that area under that constant value with that x axis में जो भी वेरिएबल है should be same as that of the original graph।
ओरिजिनल कर्व का एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ आएगा। अब समझे इस बात को, एक्स एक्सिस में अलग अलग वेरिएबल हो सकता है, तो मेरे एवरेज अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन वो एवरेज ओवर टाइम, एवरेज ओवर डिस्टेंस, एवरेज ओवर सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये सब चीजें हो सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो सबसे पहले तो बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अगर समझ में आई है तो। क्या हम ये करेंगे कि वी एवरेज इंटू 10 करेंगे, दैट विल गिव मी द एरिया अंडर दिस यू नो मरून कलर ग्राफ, जो कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे। विल इट बी इक्वल टू, फील करें, विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस विच इज 10 इंटू हाइट विच इज 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका आंसर आ जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? सॉरी, हाफ इंटू 10 आएगा, 6 नहीं, मेरा मिस्टेक है ये, माय मिस्टेक, यू आर राइट। तो ये 50 आ जाएगा, तो v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। सॉरी माय मिस्टेक, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लैरिटी है सबको? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? कैसे एवरेज निकालते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। यस, करेक्ट, माय मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई। यस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? अब सुने ध्यान से, इसको फील करें, ठीक है? सुने ध्यान से, एवरेज आपने निकाला, तो इसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे? दिस इज द एवरेज ओवर अ टाइम इंटरवल। ऐसा क्यों बोला सर आपने? ऐसा इसलिए बोला मैंने बेटा, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में टाइम है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। तो दिस इज द एवरेज ओवर अ टाइम इंटरवल, समझे? तो अगर मैं वेलोसिटी ऊपर रखता और नीचे डिस्प्लेसमेंट रखता कि डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे जा रही है, और मुझे एक एवरेज वेलोसिटी उस केस में निकालनी पड़ती, तो मैं उसे क्या बोलता? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। क्या ये सबने नोट कर लिया? अपने कॉपी में उतारो, खटाक से उतारो कॉपी में। क्या फील आई? एवरेज का मतलब क्या है, समझ में आया? नहीं आई? आनी चाहिए। क्या आपको समझ में आई एवरेज का मतलब क्या हुआ? फील करें भाई, चीजों को फील करें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको एकदम एक अलग नजरिया दूंगा, क्योंकि ये नजरिया चाहिए फिजिक्स करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, बार बार ये चीजें आएंगी आपके सामने, और आपका दिमाग उस टाइम पे स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ सर ने ये सब टेक्निक्स बताया हुआ है पहले भाई, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो हमें आता है ये सब चीजें। आप खट हम कर सकते हैं ये चीजें। कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फिजिक्स का, तो डू नॉट थिंक कि दिस इज फिजिक्स। दीज आर द जैकी चेन वाला मूव्स, है ना? ये कार साफ करो, ये जैकेट ये करो वो करो, दीज आर ऑल थिंग्स आर गोइंग। इसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना तेज भागोगे जब फिजिक्स होगा। तो क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल फील इट? अब सुनना, यही सवाल को अगर मैं ऐसा देता तो, सुनना ध्यान से, सुनना और मतलब समझना, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। फिर से मैं बता रहा हूं, 11th में एब्जॉर्ब करो, समझने की कोशिश ज्यादा करो। सिर्फ रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। You are good in 10th, very good, but you have to prove that you are equally good in standard 11th and 12th as well. And so change your gear and try to understand things more as compared to just memorizing them. It will not at all help you, telling you. और फिजिक्स में तो साफ साफ निकल के आ जाता है। सपोज यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, सपोज ये 10 मीटर, सेकेंड्स की जगह पे डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैंने। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स दिया। ये फिर से वही 6 मीटर। तो अब मेरे को चाहिए यहाँ पे, अगर मैं एवरेज निकालने के लिए आपको बोलूं, तो इस एवरेज का मीनिंग क्या होगा? दिस इज एवरेज वेलोसिटी ओवर, यू नो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसा भी। तो यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ठीक, और उसको डिवाइड करेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू से, जो जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? कहीं पे भी होगी, वेयर एवर इट इज, उतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए
ये कांस्टेंट वैल्यू का एरिया निकालेंगे। ये एरिया किसके बराबर आना चाहिए, ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर आना चाहिए विद द एक्स एक्सिस में जो भी फिजिकल वेरिएबल है। तो जब आप एरिया निकालोगे तो आपको समझ में आएगी। मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ पे, क्या आपको समझ में आएगी? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज ओवर डिस्टेंस और ओवर इंटरवल, ओवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एवरेज ओवर टाइम। ये टर्म यूज होता है एवरेज ओवर टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ एवरेज की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के साथ एवरेज की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज, राइट? ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। व्हाट इज दैट? समझे आप? देखिए, जब आपने मैथ्स किया था, मैथ्स में व्हेन यू आर डूइंग कर्व प्लॉटिंग या कर्व, कोई भी कर्व प्लॉटिंग या कोई भी ग्राफ बनाते थे, कर्व प्लॉटिंग और ग्राफ प्लॉटिंग जो भी आप बोल लो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन नंबर्स होते थे मैक्सिमम टाइम। व्हाट यू आर गेटिंग ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस वर नियर नंबर्स, यस और नो? एक्स में भी क्या होता था? नंबर होता था, नंबर लाइन का कोई भी नंबर। और वाई में भी क्या होता था? नंबर होता था, नंबर लाइन का कोई भी नंबर। क्या आपने ये फील किया? मैक्सिमम टाइम यही होता था, मैक्सिमम टाइम। कभी कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन दे दिया, कुछ इधर कुछ वेरिएबल आ गया, इधर कुछ वेरिएबल आ गया, बट जनरली आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जब ग्राफ प्लॉट किया है तो आपने यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे नंबर्स ही रखे हुए, ठीक है, प्लॉटिंग के हिसाब से। फिजिक्स में जब मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा आप, फिजिक्स में जब हम कर्व प्लॉटिंग या ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि फिजिक्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन नंबर्स नहीं होंगे। एक्स एक्सिस में कोई भी फिजिकल वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट दैट यू आर स्टडी, और वाई एक्सिस में कोई भी फिजिकल वेरिएबल हो सकता है। क्या क्या फिजिकल वेरिएबल आप जानते हो? आप क्या क्या जानते हो? सुनो, डिस्टेंस जानते हो, डिस्प्लेसमेंट जानते हो, वेलोसिटी जानते हो, एक्सेलरेशन जानते हो, फोर्स जानते हो, मोमेंटम जानते हो, काइनेटिक एनर्जी जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, प्रेशर जानते हो, राइट? तो अभी तक आप इतना जानते हो, राइट? अभी आप कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, तो आपको समझना ये है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फिजिक्स की जब हम बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। दे आर जस्ट नॉट प्लेन मियर नंबर्स, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज which are definitely having some meaning and connotation which we need to understand। क्या क्लैरिटी है सबको? उसका कुछ मीनिंग होता है, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ मीनिंग होता है। अगर हम फोर्स बोले तो फोर्स का कुछ मतलब होता है, अगर हम वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी का कुछ मतलब होता है, अगर एक्सेलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन का कुछ मतलब होता है। इट हैज सम मीनिंग टू कन्वे, और इसका फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इसका मीनिंग है। तो ऐसी चीजें हमारे एक्स और वाई एक्सिस में आती है। प्लेन नंबर्स के साथ हम डील नहीं करते फिजिक्स में। फिजिक्स में जब भी ग्राफ बनेगा, एक चीज याद रख लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे वो फिजिकल वेरिएबल्स या क्वांटिटीज होंगे। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का नाम मैंने आपके सामने अभी लिया, एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ दोस फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बढ़ जाऊं आगे? एवरेज कैसे निकालते हैं, फील आई? और दूसरी बात जो मैंने बोली कि एवरेज जब आप निकालते हो तो एवरेज ओवर टाइम, एवरेज ओवर डिस्टेंस, एवरेज ओवर डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर इट इज, दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपका एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल है जिसके अक्रॉस में आप एवरेज निकालना चाहते हैं। क्या वो टाइम है, क्या वो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? ठीक है, समझ में आई बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, फील करना इस बात को। देखो, जब मैंने ये रेड कलर वाला ग्राफ का एरिया निकाला, ट्रायंगुलर ग्राफ का एरिया, तो अब अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएं तो इस ट्रायंगुलर ग्राफ का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको समझना है कि बेस इंटू हाइट में मियर नंबर्स नहीं है, बेस में है 10 मीटर्स, तो हमें ये यूनिट्स लिखना ही लिखना है, और हाइट में है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना? 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया एरिया। इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसको डिवाइड करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। ये जो मैंने फिगर लिया है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा सम वैल्यू
एवरेज वेलोसिटी देखो तुम्हारे लिए लिखता हूं यहाँ पे इनटू कितना 10 मीटर। तो जब v एवरेज में निकालने की कोशिश करूंगा, फील करना ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड अपॉन 10 मीटर। मीटर मीटर कट गया, देखो क्या ये एवरेज जो आया, क्या ये मीटर पर सेकंड यूनिट आया, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी। इसका मतलब v एवरेज जो आपने निकाला है बिल्कुल सही है। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सिर्फ प्लेन नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करते जैसा कि हम मैथ्स में करते आ रहे थे अब तक। फिजिक्स में जो भी ग्राफ होगा उसमें एक्स और वाई एक्सिस में रियल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, नॉट मियर नंबर्स। क्या ये बात फील आई? ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी डिफरेंस है जो आपने अभी तक किया हुआ है। फील आई? समझ में आई बात? सबको क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का ना? पक्का? वेरी गुड। चलो बढ़ता हूं मैं आगे। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट था, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब मैं थोड़ा सा टच बेस करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन दिस इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट और आपको आता है, तो थोड़ा सा परिचय दो इस बारे में। मैं जानना चाहूंगा कि आपको कितना आता है। यू नो, आई नो यू ऑल नो इट, सो प्लीज इस बार मुझे निराश मत करना, ये चैप्टर आपके स्टैंडर्ड 10th में है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट आपको समझ में आता है, हम जनरली 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क किए हैं जब हम स्टैंडर्ड 10th की बात करते हैं। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, बट हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ भी वर्क नहीं किए हैं स्टैंडर्ड 10th लेवल में, हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क किए हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x y दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो वी नो दिस थिंग, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है? अब सुने ध्यान से, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ स्लोप। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो हम, अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको ये फील दिला चुका हूँ यहाँ पे, जब मैंने आपसे पूछा कि 4 सेकंड पे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, क्या एक तरीका था कोऑर्डिनेट मेथड से जहां पे आप वेलोसिटी निकाल सकते थे? यस और नो? लेकिन जब आपने कोऑर्डिनेट का तरीका यूज किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पे वाई एक्सिस में वाई कोई नंबर नहीं है भाई, वहां पे वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस में कोई नंबर नहीं है, वहां पे सेकेंड्स है। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या देता है। जो है इसका स्लोप है, स्लोप के बारे में बात करूंगा मैं, कोऑर्डिनेट में आऊंगा वो मैं उसमें। तो आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाली पहले, राइट? तो जब आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाली, इक्वेशन ऑफ द लाइन किस में आई? v और t में आई। मतलब वो वेरिएबल जो y और x एक्सिस में रिप्रेजेंटेड है, उनके टर्म्स में हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया। यस और नो? आई होप एवरीबॉडी इज विद मी, कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि फिर से अपने दिमाग में सेट करें कि फिजिक्स में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशन का बात करेंगे तो ये x और y एक्सिस में फिजिकल वेरिएबल्स या फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखें। तो इसीलिए जब हम कुछ भी निकालें तो हम उन यूनिट्स को ध्यान में रखें कि y एक्सिस में जो भी चीज आ रही है उसकी यूनिट क्या है, x एक्सिस में जो भी चीज आ रही है उसकी यूनिट क्या है। तो हमें बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें पता चलेंगी जो मैं आपके स्टैंडर्ड 9 के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करा दूंगा, ठीक है? सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज आपसे पूछूं तो स्लोप निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं? अब तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हुआ है, स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास? जल्दी बोलना। what are the different ways in which you can find out the slope? Yeah, different formula that you know where, how you can find out the slope. Tell me fast. So there are two formula. एक है y2 minus y1 by x2 minus x1, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे when we know 2 points whose coordinates are known. And line passes through
द 2 पॉइंट्स। ठीक, ये मेथड है। दूसरा मेथड है tan थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा मेथड है tan थीटा। अब समझें, समझें इस चीज को। यहां पे ये थीटा को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आपके बोर्ड्स की प्रॉपर रिवीजन करवा दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे मेजर होता है? ये मेजर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे डिसाइड होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है लाइन, दैट विल गिव मी द स्लोप। यस और नो? यस और नो? जैसे कि इधर आपको सब आ रहा है या फिर आप गंभीर सन्नाटे में हो, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे लाइन ले ली है। इस लाइन का स्लोप क्या है, सॉरी इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 1। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3 है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर हुआ, दैट इज थीटा 3। समझ में आया? अब ये वाला लाइन बोलो, ये वाला लाइन का क्या होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर हुआ है, ये है थीटा 4। दिस वाज द फोर्थ लाइन। क्या आपको समझ में आया? तो कोई भी लाइन दे दे, क्या आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। हमेशा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो हर कोई अपने हिसाब से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालेगा। एक ही लाइन का अलग अलग बंदा अलग अलग स्लोप देगा। कोई y एक्सिस से मेजर करेगा, कोई x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करेगा, कोई कुछ करेगा। तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि भैया जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए लाइन पहुंचने के लिए कितना एंगल ट्रैवल किया, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या चमका है एवरीवन? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक थिंग? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो थीटा निकालोगे ना आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर जब tan ऑपरेटर लगा दोगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी स्लोप। तो स्लोप निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। तीसरा एक तरीका होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होगा, और वो तरीका के बारे में आप जानोगे आफ्टर यू हैव स्टडीड कैलकुलस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो पढ़ाने के बाद आपको मैं स्लोप निकालने का एक और तरीका बताऊंगा, और वो तरीका तब आप सीखोगे। सो तीसरा तरीका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बातचीत होगी कैलकुलस पढ़ने के बाद। तो कैलकुलस पढ़ने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझो, ठीक है? और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही काम आता है। ये सब नहीं आते काम, ज्यादा आते हैं, मतलब तुम ऐसा समझ लो 80-20 है। 80% ये काम आएगा कैलकुलस वाला, और 20% काम आएगा ऊपर के दो, लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, समझ में आया? स्लोप निकालने का ये तरीका है। अब सुने आप ध्यान से, जब भी मैं फिजिक्स में आपको स्लोप निकालने के लिए बोलूं, तो ये स्लोप will not be a mere number, it will be another physical quantity। क्या बोला मैंने? जब मैं स्लोप निकालूं फिजिक्स में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, स्लोप निकाल रहा हूं मैं किसी भी लाइन का, तो ये स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो फिजिकल क्वांटिटी हमें ये इक्वल एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है। ऐसा कैसे बोला आपने? बताता हूं, सुनो ध्यान से। सपोज मैं बोलूं आपको, फील करना इस चीज को, सपोज मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं? बोलता हूं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना? गाइस, आर यू एंजॉयिंग द सेशंस? Are you enjoying whatever I am teaching you? Are you enjoying what I am teaching you? You should enjoy, because if you are not enjoying, then it's useless. अब इतना बोर्ड्स का प्रेशर है, उसके बीच में आप आ रहे हो, लेकिन आपको enjoy करना है और आपको ये समझना है। आपको फील आ रही है? अब सुनो ध्यान से,
वाई एक्सिस पे, फील करें इस चीज को, वाई एक्सिस पे, यस गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सपोज मैंने y एक्सिस में लिया वेलोसिटी, वेरी गुड, और x एक्सिस में लिया टाइम। सपोज मेरा ग्राफ जो है ऐसा गया, सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, सुनना ध्यान से, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट है 0,4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है सपोज इट इज 4,8 मीटर पर सेकेंड, सपोज ऐसे। अब ये 4 क्या है, ये 4 है सेकेंड्स एंड 8 मीटर पर सेकेंड, और ये है 0 सेकेंड्स एंड 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, फील करना, इसका स्लोप कैसे निकालें, स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट पता है जो इस लाइन पे लाई कर रही है, तो स्लोप निकालेंगे सीधा सीधा इससे निकालते हैं। y2 माइनस y1, यूनिट का ध्यान देना, 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 विच इज 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ माय गॉड, क्या ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख के हमें समझ में आ रहा है, अरे बेटा ये तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। क्या आपने ये सब रटा हुआ है? क्या अब फील आई? फिजिक्स में समझना, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो फिजिकल वेरिएबल्स या क्वांटिटीज आते हैं, दैट जब उनका आप स्लोप निकालोगे किसी भी लाइन का, इट कैन गिव यू ऑलटुगेदर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो यूनिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, और क्या इसका स्लोप मुझे कुछ नया कुछ दे रहा है क्या? जैसे आप सबने पढ़ा है, स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? वेलोसिटी। क्या आप इस चीज को इस बेसिक कोऑर्डिनेट के एप्लीकेशन से समझ सकते हो कि सब कुछ वही है बेटा, अब सिर्फ चेंज क्या हो गया बेटा, यूनिट लिखना है। इससे पहले जब हम मैथ्स कर रहे थे तो यूनिट का कोई झमेला नहीं था, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंसेस थे और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंसेस थे, सारे डिस्टेंसेस कट जाते थे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप एक प्लेन नंबर मिलता था, कोई यूनिट नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बेटा यूनिट भी मिलेगा, इसका मतलब ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दर्शा सकता है, दिखा सकता है। क्या फील आई है? फील आई कि नहीं? मेरी बात समझो, फील आई कि नहीं? अब सुनो, समझ में आई बात? एवरीवन, शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड? यस और नो? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे हैं चुपचाप, क्या चल क्या रहा है? क्या आप लोग सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, everyone, see, this is the biggest problem with online education. If you are not paying attention to what I'm saying, it will not work, it will not work. And if you just say me कि सर मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, I am very much sorry, मैं नहीं कर सकता आपको, जब तक मुझे स्पेसिफिकली रिकमेंडेशन ना आए गवर्नमेंट का कि आप कर सकते हो इस चीज को, तब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो अगर आप बात नहीं सुनोगे, आप इधर उधर देख रहे हो और चल रहा है यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। So please respond so that I can gauge your responses and move ahead. Did you all understand what I said? क्या क्लैरिटी है? Yes, okay. बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं? थैंक यू। चलो अब सुनना, तो ये स्लोप था, तो स्लोप से अपने को बहुत अच्छी चीजें समझ में आई। तो स्लोप, अभी आप एक्स एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे में एक फिजिकल क्वांटिटी, कभी कभी ये एक मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी देगा, कभी कभी नहीं देगा, लेकिन फिर भी समझें कि स्लोप जब हम फिजिक्स में निकालेंगे तो उसके साथ एक यूनिट आएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक यूनिट आएगी। उस यूनिट का क्या कुछ मीनिंग होता है वो आपको समय के साथ समझ में आएगा। जैसे कि कुछ बातें तो आपको समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आती है। आइए अब सुने ध्यान से आप इस चीज को। तो हमने अभी स्लोप पढ़ा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सवाल है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप किसी में से कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं उसको इस पेज पे लेके आना चाहता हूँ। ये जरूरत पड़ी बेटा, ये रिक्वायरमेंट आ सकता है, बहुत बार आता है।
फिजिक्स में ग्राफ दे दिया जाएगा या स्ट्रेट लाइन दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसके बारे में, बताओ ये पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या वेलोसिटी है, या फिर ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देगा, तो उससे आप कुछ कर के कुछ अलग चीज निकाल सकते हो। ये क्या करना होता है ये आपको समझ में आएगी जब आप कैलकुलस पढ़ लोगे तब। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये बेसिक कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन होता है। क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पा रहे हो इन वेरिएबल के बीच में, अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है तो इसीलिए कोऑर्डिनेट का विशेष महत्व है फिजिक्स में। तो कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से आना चाहिए, बेसिक्स, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको पैराबोला का इक्वेशन लिख दिया आपने, ये कर लिया वो कर लिया, वो सब आप मैथ्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में बेसिक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला क्या होता है क्या नहीं, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन के अलग अलग फॉर्मेट है। सबसे पहला फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। ये सुना होगा आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, याद आ रहा है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में इक्वेशन लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस माइनस सी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो m है ये स्लोप है, स्लोप है मतलब ये tan थीटा भी हो सकता है, ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी हो सकता है। और ये c क्या है? दिस c इज द इंटरसेप्ट, दिस c इज द इंटरसेप्ट। क्या बात समझ में आएगी? अच्छा ये c कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? मान लो एक लाइन लिया मैंने, ये लाइन ओरिजिन से x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट। समझ में आता है क्या? और ये ओरिजिन से y पे जहां पे कट कर रहा है y एक्सिस पे, ये जो दूरी है ये कहलाती है y इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये एक x इंटरसेप्ट है, एक y इंटरसेप्ट है। तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस c हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट योर इंटरसेप्ट्स विल चेंज। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, c के आगे प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट योर लाइन विल चेंज। या फिर वो इक्वेशन आ गया तो उससे लाइन के बारे में समझ होनी चाहिए, कैसे लाइन हो रहा है। दो चीजें आपको आनी चाहिए यहाँ पे, एक तो इक्वेशन डिराइव करना डिपेंडिंग अपॉन क्या दिया हुआ है, दूसरा अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा इसका इंटरप्रिटेशन करना, और वो भी क्विक एकदम तुरंत, ये लो तो इक्वेशन दिया, ये लो ग्राफ ऐसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, तो ये आया दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट के बाद दूसरा जो आता है वो आता है पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट मतलब देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट मतलब स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट मतलब एक पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है और स्लोप ऑफ द लाइन पता है और इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से इनका नामकरण होता है। तो बहुत से लोगों ने शायद ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ी नहीं हुई है, बट ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिखते चले क्या है क्या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से आईसीएससी बोर्ड के बच्चे ये पूरे अच्छे से जानते हैं। सीबीएसई की बोर्ड के बच्चे क्या ये सिलेबस में इंक्लूड हुआ है? और जस्ट कोऑर्डिनेट्स में ही अभी तक हुआ, मिड पॉइंट निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, वहीं पे हो, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आया है आपके सिलेबस में? सीबीएसई वाले नो, सीबीएसई वालों का लाइफ मस्त है ज्यादा पढ़ाई नहीं, कोई लोड नहीं, है ना, मिड पॉइंट स्टेट तक ही है सर, मिड पॉइंट। अच्छा सुने ध्यान से, चलो चलिए अभी इसको लिखें। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट क्या है, सुने ध्यान से। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट को ऐसे लिखते हैं, एक पॉइंट पता होगा, सुने ध्यान से मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट पता होगा जिसके थ्रू लाइन गुजरेगी, सपोज इट x1 y1, और इस लाइन का स्लोप पता है, वो इधर थीटा से पता है, tan थीटा करके उससे पता है, या y2 माइनस y1 x2 जैसा भी है, स्लोप पता है और जिस पॉइंट से गुजर रही है वो पता है। तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1. This is the format of the equation of straight line. If you have one point known through which the line passes, and if you know the slope of that line, then you will be able to write down the equation of the line in this particular format. Y minus y1 is equal to m into x minus x. यहाँ पे y1 और x1 क्या है? These are the coordinates of the point through which the line is passing. क्या क्लैरिटी है ये? क्या सबको समझ में आया? दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। इसके बाद आता है 2 पॉइंट फॉर्मेट, समझेंगे ध्यान से।
टू पॉइंट फॉर्मेट। टू पॉइंट फॉर्मेट में क्या है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है वो पता है। तो अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप ना भी दिया रहे तो क्या फर्क पड़ता है, स्लोप तो हम निकाल लेंगे। तो इसका जो इक्वेशन आता है, इसका इक्वेशन कैसे बनता है, सुनो, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप दिया हुआ नहीं है पर क्या हम निकाल सकते हैं, बिकॉज 2 पॉइंट पता है जिसके थ्रू लाइन गुजर रही है। दिस इज द इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y minus y2 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x2। तो ये दोनों समझे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताया, ये दोनों ही आता है 2 पॉइंट फॉर्मेट ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये दोनों ही एक ही आंसर देंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत बार बच्चे को लगता है सर यहाँ तो y1 था सर, यहाँ तो y2 था सर, यहाँ पे x1 है सर, यहाँ पे x2 है सर, तो क्या इक्वेशन सेम होगा सर? बिल्कुल सेम होगा। ये दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, लेकिन आप जिस पॉइंट के थ्रू वो लाइन क्रॉस कर रही है उसको इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये चीज मुझे पता है कि आपको बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है। इससे पहले तक आप सबको सब कुछ आता था, ये वाला पॉइंट सिर्फ आईसीएससी बच्चों को पता है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड को पता नहीं है, तो सब लोग इस पॉइंट्स को नोट करें। तो मैंने कितने फॉर्मेट बताए इक्वेशन ऑफ लाइन के? 3 फॉर्मेट अभी तक बता चुका हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, 2 पॉइंट फॉर्मेट। इसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्मेट, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्मेट और जिसका यूसेज आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट मतलब इस लाइन का आपका x और y इंटरसेप्ट पता है, ये पता है और ये पता है, ये लेंथ्स दिए हुए हैं बस। सपोज दिस इज a, दिस इज b, तो इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। याद करो, ये मैंने कहीं पे तो एक और जगह पे ये चीज के बारे में बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ था बताओ तो? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर कीपिंग अ ट्रैक एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लास। क्या ये वाला चीज मैंने कहीं और बताया था आपको? मतलब अपने ही ये अभी जो रिवीजन अपने एक्सरसाइज चल रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, क्या कहीं और मैंने इसके बारे में जिक्र किया है? फील कीजिएगा, क्या इसके बारे में मैंने जिक्र किया है? बोले हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। क्या मैंने आपको बताया था कि कभी अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए और ये इसका ग्राफ कैसे दिखेगा निकालना है, तो क्या मैंने आपको सिखाया था कि इंटरसेप्ट फॉर्मेट में चेंज कर लो और खटाक से ग्राफ बना दो? क्या मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई थी? बताया था कि ट्रूथ टेबल से आप अभी तक बनाते आ रहे थे बट वैसा करना नहीं है। क्या क्लैरिटी यही है? हाँ, याद आया, बिल्कुल सही। तो ये जो इंटरसेप्ट फॉर्मेट है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। तो ये फील करें आप, क्या क्लैरिटी है ये? अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत से लोगों के लिए नया था। क्विकली स्लाइड को एक बार फिर से रिकैप करें, और ये आपको सीखना है। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये आपको सीखना है। क्विकली इसको रिकैप करो सब लोग, फास्ट। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए नया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, सो प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर कॉपी, फास्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट सिंसियरली। कितने फॉर्मेट हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के? स्लोप, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, 2 पॉइंट फॉर्मेट, इंटरसेप्ट फॉर्मेट, 4 फॉर्मेट हैं। तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो मुझे इन्हीं में से किसी एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन प्रोवाइडेड। अगर मुझे स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो मैं पहला यूज करूंगा। अगर मुझे एक पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रहा है और स्लोप दिया हुआ है तो मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा या दूसरा फॉर्मेट यूज करूंगा। अगर मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू लाइन गुजर रही है तो मैं तीसरा फॉर्मेट यूज करूंगा। नाम भी उसके तरीके से रखे गए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और अगर मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं कि इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का इन y x एंड y एक्सिस, तो अकॉर्डिंगली मैं वो भी निकाल सकता हूं। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? यस और क्या क्लैरिटी है ये? तो इसमें से इंटरसेप्ट फॉर्मेट हमारे लिए सुपर यूजफुल है, बिकॉज दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट इक्वेशन से ग्राफ कैसा दिखेगा, खटाक से निकाल सकते हैं।
तो इसको अपने कॉपी में लिख लो एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट। ठीक है, अब सुने ध्यान से, अगर आप मुझे 5 मिनट दो तो मैं 5 मिनट आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। अगर आप बोलोगे नहीं सर हमारा दूसरा क्लास का टाइम हो गया है तो फिर मैं छोड़ दूंगा। क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं या आपके दूसरे क्लास का टाइम हो गया है? ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। अगेन आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी आपने इंपॉर्टेंट चीजें समझी। ऐसा मत समझना ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजों का नॉलेज ना होने से ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है बाद में, और इसीलिए आपके फिजिक्स में इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट्स दोनों धीरे धीरे डिक्रीज होते चलते हैं। तो ये नहीं होना है, इसलिए इन सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखें। चलो बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर।